हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सभी के बीच मैं क्लासेस अलग मोड में ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं स्टूडियो से थोड़ा बाहर हूँ, सेटअप से बाहर हूँ, लेकिन क्लासेस ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आपका आ गया है। इसीलिए आज भी आपको क्लासेस में उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग अभी जेट पेपर 1 यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा के पेपर 1 के यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड को देख रहे हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोगों ने लेवल ऑफ टीचिंग के जो 3 स्टेजेस थे उनको कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग उसके बाद आगे जो सिलेबस में है वो हमारा क्या है, अधिगमकर्ता की विशेषताएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो सीखने वाला होता है, विद्यार्थी होता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, इसी को आज के क्लासेस में हम लोग समझेंगे, अलग अलग ग्रुप में देखकर कि कौन कौन सी विशेषताएं उसके अंदर पाई जाती साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और क्लासेस में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अलग अलग विशेषताओं को हम लोग बांट कर देखेंगे। सबसे पहले शारीरिक जो विशेषताएं हैं, ठीक है, जिसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, कि शरीर के आधार पर, है ना, क्या विशेषताएं पाई जाती है। विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी के शारीरिक स्थिति उसके सीखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। जी हाँ, अगर सबका शारीरिक स्थिति एक साथ नहीं होता है तो यह भी उसके शिक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के शिक्षार्थी हैं, तो उनका सब कुछ, है ना, सोचने का, समझने का, पढ़ने का कैपेसिटी अलग अलग होगा। उनका स्वास्थ्य अलग अलग हो सकता है, उनके सुनने और देखने की क्षमता भी अलग अलग हो सकती है, शारीरिक जो ऊर्जा है ना वो सबका अलग अलग होता है। तो ये उनके शिक्षण पर सभी मिलकर प्रभाव डालते हैं। ये सभी चीज़ें सब में सेम नहीं होता है और इसीलिए जो इसका उसके शिक्षण पर भी प्रभाव पड़ता है। इसको अगर हम डिटेल में देखें, यदि लर्नर थका हुआ है या अस्वस्थ है तो वह ध्यान नहीं लगा पाएगा। इसीलिए शिक्षक को आयु और स्वास्थ्य के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। आप अगर किसी सीनियर के साथ किसी जूनियर बच्चे का भी क्लास लगाएंगे कि दोनों को एक ही साथ समझाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मानसिक लेवल अलग अलग है। इसीलिए टीचर को उनके आयु का, उनके हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है और इसके बाद ही आप सही तरीके से शिक्षण कार्य संपन्न कर पाएंगे। तो पहला विशेषता हो गया शारीरिक वाला। अब दूसरा है मानसिक या बौद्धिक विशेषता है। ठीक है, मानसिक या बौद्धिक विशेषता है। आपको पता है कि सभी इंसान की मानसिक स्थिति सोचने, समझने या समस्या हल करने की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। इसीलिए शिक्षण पर इसका भी प्रभाव पड़ता है, मानसिक और बौद्धिक विशेषता का प्रभाव पड़ता है। यदि लर्नर की सोचने, समझने और समस्या हल करने की क्षमता अलग अलग है ना, अलग अलग है, तो निश्चय ही वह शिक्षण से जो चीज़ें वो प्राप्त करेगा उसका कह सकते हैं असर या उनका समझने का तरीका, समझने का समय सब अलग अलग होगा। इसमें उसका जो बुद्धि है वो काम करेगा। स्मरण शक्ति किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का तर्क शक्ति बहुत अच्छा है, किसी का है ही नहीं, कल्पना शक्ति या विजनरी पावर उनके अंदर नहीं है, तो ये भी उसके शिक्षण पर प्रभाव डालता है। ये सभी विशेषताएं शिक्षार्थी में पाई जाती है। अगर हम इसको एक्सप्लेन के तरीके से इस प्रकार देखें, एक्सप्लेन करके, तो हम कह सकते हैं कि जो लर्नर होते हैं उसकी बुद्धि समान नहीं होती है। सभी लर्नर की बुद्धि समान नहीं होती है, यानी सभी शिक्षार्थी की बुद्धि समान नहीं होती है। कुछ क्या होता है, एक बार बताइएगा वो जल्दी सीख जाएंगे, कुछ को अधिक समझ चाहिए। शिक्षक को यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना चाहिए, तभी वह 100% अपना आउटकम को प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि आपने समझा दिया एक ही तरीके से, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, क्योंकि कोई जल्दी समझता है, कोई लेट से समझता है। तो शिक्षक को इन सभी कह सकते हैं जो अंतर है बच्चों के बीच, ये जो उनकी विशेषताएं अलग अलग, इस पर ध्यान रखना होगा, है ना, ताकि उसको अलग अलग इंडिविजुअल तरीके से बाद में डील करना होगा, तभी आउटकम सही मिलेगा। तो और अन्य जो विशेषता है वो आपका कौन सा है, नेक्स्ट भावनात्मक विशेषता है, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स।
यानी भावनाएं सीखने की प्रक्रिया को तेज या धीमा कर सकती हैं। अगर आपका भावना है सीखने का, अगर आपका भाव है सीखने का, तो आप जल्दी सीखेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप नहीं सीखेंगे। और भावनात्मक का मतलब है कि उस किसी में आत्मसम्मान है, किसी की में भय और तनाव है, किसी में आत्मनियंत्रण है और आत्मविश्वास है। अब देखिए, मतलब आत्मसम्मान की भावना है तो वो ध्यान देगा। कोई भाव या भय या तनाव में जी रहा कोई शिक्षार्थी, तो वो निश्चित रूप से अच्छा से ज्ञान नहीं कर पाएगा। आत्मनियंत्रण, किसी का है खुद पे नियंत्रण, किसी का खुद पे नियंत्रण नहीं है। क्लास में है लेकिन दिमाग कहीं और जा रहा है, उसका खुद पे नियंत्रण नहीं है। क्लास में है लेकिन दिमाग खेल पर है, क्लास में है लेकिन दिमाग मूवी पे है ना। किसी में आत्मविश्वास अच्छा है तो किसी में आत्मविश्वास है ही नहीं। तो यह निश्चित रूप से शिक्षार्थी के शिक्षण पर प्रभाव डालता है। मान लीजिए, इसको अगर एक्सप्लेन में समझिए, डरा हुआ लर्नर ठीक से नहीं सीख पाता। सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण अधिगम को बढ़ावा है। अगर कोई डरा हुआ है, उस माहौल में वो सीख ही नहीं पाएगा ढंग से। इसीलिए यहाँ पर सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण अधिगम को बढ़ाता है, जो कि जरूरी है। अगली विशेषता को हम लोग समाज से जोड़कर देखते हैं, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक विशेषता। लर्नर समाज और परिवार का हिस्सा है, इसीलिए वह समाज और परिवार से प्रभावित भी होता है। इसीलिए सामाजिक विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि देखा जाता है। इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी प्रभाव पड़ता है। सहपाठी का प्रभाव, यानी जिसे कहते हैं जैसा दोस्त वैसा आप बनिएगा, जैसा संगत वैसा ही रंगत होगा, तो सहपाठी का भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक संबंध, यानी आपके आसपास का सामाजिक माहौल कैसा है, वह भी शिक्षार्थी के मनोभाव पर असर डालता है, वह उसके लर्निंग कैपेसिटी पर असर डालता है, ठीक है। यानी सामाजिक स्थिति का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। सकारात्मक समूह अगर आपका है, पॉजिटिव सोचने वाले हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो लर्नर को आगे बढ़ाते हैं। जबकि नकारात्मक वातावरण सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। नकारात्मक वातावरण से आप नहीं सीख सकते हैं। अगला है सांस्कृतिक विशेषता है। यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका। लर्नर्स की संस्कृति उसके सोचने और व्यवहार को भी प्रभावित करती है। इसलिए सांस्कृतिक विशेषताओं का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भाषा, मान लीजिए टीचर की भाषा ही अगर बच्चे को समझ ना आए तो फिर वह नहीं सीख पाएगा। परंपरा, विश्वास, उसके परंपरा में अगर कुछ चीज़ें हैं तो वह उसी के इर्द गिर्द चलना चाहेगा। जैसे ही उससे कोई से अलग चीज़ बताने का प्रयास करेगा, वह उसको उस नज़रिए से नहीं देखेगा। विश्वास भी होना चाहिए, है ना। सामने वाला जो बता रहा है, सुनने वाले लर्नर का उस पर पूरी तरह विश्वास होना चाहिए कि ये जो बताएंगे बिल्कुल सही बताएंगे। अगर आप उन पर डाउट करते हैं तो फिर यहाँ पर आप सही आउटकम नहीं ले पाएंगे, सही सीख नहीं ग्रहण कर पाएंगे। कक्षा में विभिन्न संस्कृतियों के लर्नर होते हैं, इसलिए शिक्षक को कल्चरल सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। अलग अलग कल्चर के बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अलग अलग कल्चर के बहुत सारे बच्चे रहते हैं एक साथ क्लास में। अलग अलग कल्चर से आए हुए लर्नर को एक ही साथ एक ही तरीके से अगर उनको लेकर चलिएगा तो फिर वहाँ दिक्कत होगा। प्रेरणात्मक विशेषताएं, मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं। प्रेरणा सीखने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। मोटिवेट करना होता है बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कभी कभी बच्चे क्या कर आंतरिक प्रेरणा लेते हैं, आंतरिक प्रेरणा खुद से, कभी कभी बाह्य प्रेरणा, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा, जिसको लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छा है प्राप्त करने का, उनका डेडिकेशन एक अलग लेवल का रहेगा। कोई दूसरे को देखकर प्रभावित होता है और किसी का आंतरिक प्रेरणा है। तो ये सब है ना, मिला जुला के बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है शिक्षण पे। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जब लर्नर अंदर से सीखना चाहता है तो अधिगम अस्थायी होता है, बिना प्रेरणा के सीखना संभव होता है। ये सबसे जरूरी है कि अंदर से उसके अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए, ठीक है, तभी अधिगम अस्थायी होगा। सीखा हुआ चीज़ हमेशा याद रहेगा। बिना प्रेरणा के, है ना, बिना इंस्पिरेशन के सीखना संभव नहीं है, उसको कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेना होगा। अनुभव आधारित विशेषताएं, अनुभव आधारित भी विशेषताएं पाई जाती है ना। एक्सपीरियंस का पूर्व अनुभव नए ज्ञान को समझने में मदद करता है। जिसके पास पहले से ही, जिस लर्नर के पास पहले से ही जो पाठ पढ़ाया जाएगा
उसके बारे में जानकारी है, थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, तो वह समझने में मदद करता है और वह जल्दी सीख पाता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? पूर्व ज्ञान, पहले उसने क्या पढ़ा है, जीवन का क्या अनुभव है, उसके आधार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है साथियों। अगर इसको एक्सप्लेन करें, इस प्रकार हम समझ सकते हैं, वयस्क शिक्षार्थी अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं। यही एंड्रागोगी का आधार है। यानी जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, वह अपने अनुभव के आधार पर सीख जाते हैं, वह अपने अनुभव के आधार पर सीख जाते हैं। लेकिन जो किशोर अवस्था के होते हैं शिक्षार्थी, वो नहीं सीख पाते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि ये भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। अधिगम शैली, अधिगम शैली यानी लर्निंग स्टाइल भी मायने रखता है। हर लर्नर की सीखने की शैली अलग अलग होती है। एक ही तरीके से समझाइएगा तो हर कोई नहीं समझ पाएगा। इसको अलग अलग पॉइंट में देखते हैं। अब क्या है कि कोई ना किसी चीज़ को देखकर जल्दी समझता है, विजुअल है तो उसको देखकर समझ जाएगा। कोई कोई सुनकर अच्छा समझता है, सुनकर अच्छा समझता है। और कोई कोई क्या करता है, क्रियात्मक यानी कर अच्छा समझता है, उसका प्रैक्टिकल करता है, तब उसे अच्छे समझ में आता है। तो इस आधार पर भी लर्नर की अलग अलग विशेषताएं यहाँ पर देखी जाती हैं। यानी कुछ क्या करते हैं, चित्र देखकर सीख जाते हैं, कुछ सुनकर और कुछ करके, कुछ देखकर, कुछ सुनकर और कुछ करके सीख जाता है। शिक्षक को मिश्रित विधियाँ अपनानी चाहिए ताकि जिस प्रकार के भी बच्चे हैं, जिस प्रकार के भी लर्नर हैं, सभी के आधार पर वो काम करे और सभी को समझ में आए। अगर लर्नर को हम देखें तो उनके आयु के आधार पर भी, है ना, लर्नर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उनके आयु के आधार पर भी इसको हम लोग बांट सकते हैं। कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग में, किशोर और वयस्क। तो किशोर को पहले देखते हैं, किशोर में क्या क्या व्यवस्था है, किशोरावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है लर्नर्स के अंदर। यानी 12 से 18 वर्ष के पहले तक का जो बच्चा रहता है उसी को कहते हैं किशोरावस्था। इस स्थिति में ये चीज़ें उनके अंदर पाई जाती है। वो भावनात्मक होते हैं ना, इमोशनल होते हैं। सहपाठी का प्रभाव, उनके जो क्लास फ्रेंड हैं उनका उस पर काफ़ी प्रभाव रहता है। पेरेंट्स से ज़्यादा वो उस पर बिलीव करते हैं। पहचान की खोज, इसके अंदर अपने पहचान की उस समय खोज रहती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहते हैं। ये हो गया किशोर अवस्था का, भावनात्मक रहते हैं, सहपाठी का प्रभाव रहता है और उसके अंदर पहचान की खोज रहती है। वहीं अगर वयस्क की बात करेंगे तो फिर अलग हो जाएगा। यानी इस अवस्था में, किशोरावस्था में, एक अच्छे गाइडेंस और मोटिवेशन यानी मोटिवेटर की ज़रूरत होती है किशोरावस्था के लिए। अगर हम वयस्क की बात करें तो देखिए यहाँ पर उनकी विशेषताएं बदल जाएगी। वयस्क जो होता है ना, एडल्ट जो होता है, वह स्वनिर्देशित होता है, खुद से गाइड होता है, अनुभव उसके पास ज़्यादा होता है, वह अनुभव के आधार पर सीखता है। लक्ष्य के प्रति वो काफ़ी उन्मुख होते हैं। ठीक है, लक्ष्य के प्रति वो काफ़ी उन्मुख होते हैं। इस कारण उसके सीखने की कैपेसिटी किशोर और वयस्क में अंतर पाया जाता है, उनके इन्हीं विशेषताओं का। वयस्क जो लर्नर होते हैं वो कारण जानना चाहता है, क्यों सीख रहा है, इस पर भी वो बात करता है ना, उसके अंदर ज़्यादा समझ होता है, इन चीज़ों की ओर वो जाता है। लेकिन किशोरावस्था के जो लर्नर है वह इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, जबकि वयस्क कारण जानना चाहता है, क्यों सीख रहा है इसके बारे में जानना चाहता है। अब है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, जब इतनी विशेषताएं हैं तो शिक्षक क्या करेगा। तो शिक्षक के बारे में कह सकते हैं वही अच्छा है जो लर्नर की विशेषताओं के अनुसार पढ़ाए, वो लर्नर की विशेषताओं को ऑब्जर्व करे, उनकी क्या विशेषता है और जिसकी जो विशेषता है उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, उसके अकॉर्डिंग बताया जाए। ये ज़रूरी है, ये हर एक टीचर्स के लिए। यानी जो टीचिंग होगा वह लर्नर सेंट्रेड टीचिंग होगा। जो शिक्षक होंगे वह शिक्षार्थी को ध्यान में रखकर टीचिंग करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान किया जाएगा, ये नहीं कि सबको एक ही साथ हाँक देंगे। सकारात्मक वातावरण, माहौल पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, अगर इसको एग्जाम ओरिएंटेड देखें, कुछ लाइंस जो आपके लिए ज़रूरी है तो देख लीजिए। ठीक है, लर्निंग इज लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस। लर्निंग जो है ना, लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस है, शिक्षार्थी को सेंटर में रखकर लर्निंग को पूरा किया जाए। मोटिवेशन इज द की ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन मुख्य चाबी है
लर्निंग का। इमोशनल सिक्योरिटी इन्हेंसेस लिविंग। इमोशनल, जो आपका इमोशनल सिक्योरिटी है उसको आपको इन्हेंस होता है, वो सीखने में जो होता है उसको इन्हेंस करता है, वृद्धि करता है। इमोशनल भी ज़रूरी है। इसके बाद है एक्सपीरियंस प्लेज वाइटल रोल इन द एडल्ट लर्निंग, क्योंकि एडल्ट जो वयस्क होते हैं उसके अंदर एक्सपीरियंस होता है और जो उसके प्लेज वाइटल बड़ा रोल अदा करता है एडल्ट लर्निंग में। एडल्ट को सीखने में उसका एक्सपीरियंस काफ़ी मायने रखता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, ये इसी प्रकार जेट पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार जारी है और यूट्यूब पे तो आपको अवेलेबल है ही। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं पूरा एकदम डिटेल्स में क्लासेस देखें और वीडियो मिल जाए, पीडीएफ नोट्स मिल जाए और सिस्टमैटिक ढंग से एक ही जगह सारा कुछ मिल जाए, तो इसके लिए साथियों क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा। आपको एग्जाम फाइटर नंबर का ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक है, हमारा ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दिया गया है। उस लिंक को क्लिक कीजिए और एग्जाम फाइटर नंबर ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, इसके बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। ठीक है, स्टोर सेक्शन पे जैसे ही जाइएगा वहाँ आपको बहुत प्रकार के कोर्सेज दिख जाएंगे, जेट पेपर 1 और पेपर 2 के। आपको जिस भी कोर्स में एंट्री चाहिए आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं और निश्चित ही अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 6% जो रिजल्ट आएगा उसमें एक रोल नंबर आपका भी रहेगा, ये प्रॉमिस है। बस है कि आपको साथ में पढ़ाई करनी है। जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं उसको अपने दिमाग में उतार लेना है और फरवरी में हम सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं कि फरवरी में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मार्च में सिर्फ प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप सभी को सॉल्व कराएंगे। तो साथियों, चैनल पर अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, और अगर तैयारी करनी है तो इस लिंक को क्लिक कीजिएगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक को क्लिक करने के बाद क्या होगा ना कि आप ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे और क्लासेस का लाभ ले पाएंगे। साथियों, और एक चीज़ और ये है कि अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में कहीं दिक्कत है, क्लासेस तक पहुंचने में दिक्कत हो रहा है, तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते 7541840154। इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेस एंट्री करने में कहीं पे कोई दिक्कत हो तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जौहर झारखंड।